Today we are going to discuss about the chapter where we are going to understand about motion. तो जैसे कि चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है, मोशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मोशन हम लोगों का टॉपिक होने वाला है। सो जैसे चैप्टर का नाम है मोशन इन वन डायमेंशन। सो एज आई सेड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोशन टुडे। तो आज हम लोग मोशन के बारे में समझेंगे, मोशन से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये चैप्टर हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जस्ट ये एक रिवीजन होगा। और इस रिवीजन में अगर कहीं पे कुछ भी डाउट अगर होती है देन आई विल डिस्कस अबाउट दैट वन आल्सो। ओके, so let's understand and see what all the things what we have to see in this chapter. सो इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करना है, थोड़ा सा पहले इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाई करेंगे एज अ स्केलर क्वांटिटी एंड द वेक्टर क्वांटिटी। हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में समझ चुके हैं चैप्टर 1 में, जहां पर अलग अलग तरह के फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसको हम लोग देखे थे। यहाँ पर हम लोग उसको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बेसिस पर आइडेंटिफाई करेंगे, किन क्वांटिटीज को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, किन क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटीज कहा जाता है, उनकी क्या कैरेक्टर्स होती है, इसको हम लोग समझेंगे। फिर हम लोग अपने चैप्टर के मेन टॉपिक पे आएंगे, जहां पर कि हम लोग मोशन और रेस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे कि कब किसी बॉडी को हम रेस्ट में कह सकते हैं, कब किसी बॉडी को मोशन में कह सकते हैं, क्यों कोई बॉडी मोशन में होता है, या कैसे किस प्रोस्पेक्टिव में हम लोग उसको मोशन में कह सकते हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर इसी से रिलेटेड हम लोग टर्म्स समझेंगे एज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, देन स्पीड एंड वेलोसिटी। इन टर्म्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जब हम लोग मोशन पढ़ते हैं तो मोशन से रिलेटेड कई सारे तरह के कॉम्पोजिशंस निकल के आते हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, उसमें भी उस तरह के यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किस तरह से होते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से किस तरह से एक्सेलरेशन होती है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। फिर हम लोग इस मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे, जहां पर हम लोग अलग अलग इक्वेशंस पढ़ेंगे। 3 बेसिक इक्वेशंस हैं, जिससे कि हम लोग अपने 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 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं, या मोशन से रिलेटेड कॉम्पोजिशंस को हम लोग देख सकते हैं। देन हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी समझेंगे कि किस तरह से मोशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या ग्राफ के हेल्प से कैसे मोशन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और उससे रिलेटेड अलग अलग कैलकुलेशंस कैसे होती हैं। सो दीज आर द थिंग्स व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन this chapter. So let's start this chapter with the topic where we are going to understand about the quantities as per to the physical quantities with the scalar and vector form. तो स्केलर और वेक्टर फॉर्म के बेसिस पर हम लोग क्वांटिटीज को कैसे क्लासिफाई करते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जस्ट फॉर अ लिटिल रिकैप दैट व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी होता क्या चीज है, किनको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, क्या होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज, इसको थोड़ा सा हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो जब भी हम लोग किसी भी तरह के फिजिकल क्वांटिटी के लिए बात करते हैं, देन एनी काइंड ऑफ क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड। So when we talk about any kind of quantity which can be measured with a magnitude, but it can be expressed in a particular numeric form, that is called to be as a physical quantity. उसको हम लोग physical quantity के नाम से जानते हैं, जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस किए हुए थे। और फिर फिजिकल क्वांटिटी को जब डिराइव करने की बात आती है, तो इसको कई सारे तरह के फॉर्मेट में हम लोग डिराइव किए हुए हैं, जैसे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज या डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज में जब सिंगल फिजिकल क्वांटिटी होती है या सिंगल क्वांटिटी होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। लेकिन अगर एक से ज्यादा क्वांटिटीज का यूज करके अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट किया जाता है, तो वहां पर वो बन जाता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। सच एज अगर सिर्फ हमको लेंथ कैलकुलेट करना है, तो लेंथ जो होगा वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी होगी। लेकिन अगर हमको एरिया कैलकुलेट करना है, देन दैट इज अ डिराइव क्वांटिटी। तो हमको ये समझना है फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव क्वांटिटीज कैसे बनकर आती है। अब इनके ही क्लासिफिकेशन में और थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाई किया जा सकता है एज स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। किसी फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी के रूप में भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। नाउ द क्वेश्चन इज देयर दैट हाउ वी कैन से दैट any physical quantity is a scalar quantity और वेक्टर क्वांटिटी। हम कैसे कह सकते हैं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी जो मेरे पास दिया हुआ है उसको स्केलर क्वांटिटी कहेंगे या फिर वो वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे, ये कैसे हो सकता है, किस तरह से इसको हम लोग कह सकते हैं। सो सी स्टूडेंट्स, वी कैन क्लासिफाई द कंडीशन ऑफ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ अ स्मॉल पैरामीटर
and that is that when a physical quantity has only magnitude, if a physical quantity is given to us and it is having only the magnitude, then it is called to be as a scalar quantity, such as, for example, the length. So if I ask you that what is the length of your physics book or what is the length of your room, that is having only the magnitude. So that kind of quantity is called to be as a scalar quantity. अगर कोई ऐसा physical quantity जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसको हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर कोई एक ऐसा क्वांटिटी जिसमें कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। So any physical quantity which has a magnitude along with direction, then that is called to be as a vector quantity. Such as, for example, अगर हम पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, से एज फॉर एग्जांपल अगर तुम अपने अपने घर से निकलकर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हो, तब वहां पर तुमने डिस्प्लेसमेंट ऑक्युपाई किया। तो जब डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट की बात आती है, देन डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली a vector quantity because there you have magnitude along with the direction। वहां पर डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। ठीक इसी तरह से एक्सेलरेशन जो होता है, वेलोसिटी जब होती है, ये सब चीजें वेक्टर क्वांटिटी होती है बिकॉज देयर इज द मैग्नीट्यूड अलोंग विद अ डायरेक्शन। तो तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ वहां पर डायरेक्शन भी होती है। सो यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। सो अगेन आई एम रिपीटिंग इट आउट दैट इफ अ फिजिकल क्वांटिटी हैज ओनली द मैग्नीट्यूड, देन इट इज a scalar quantity, and if a quantity or a physical quantity which has magnitude along with direction, then that is called to be as a vector quantity. So I hope that you all remember this one, and here are some lists which by which you can differentiate it out. तो यहाँ पर कुछ कॉलम दिया हुआ है, तुम लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो और स्क्रीनशॉट लेकर तुम लोग इन पॉइंट्स को याद कर सकते हो, जिससे कि तुम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में और डिफरेंसेस क्या होते हैं। छोटे से डिफरेंस के रूप में हम फिर से एक बार बताना चाहेंगे कि जब स्केलर क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, देन फिजिकल क्वांटिटी में ये याद रखना है कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है, जैसे कि अभी भी तो बताया कि इसमें मैग्नीट्यूड सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन तो नहीं होता है। इसमें अगर हम लोग वेक्टर क्वांटिटी में देखते हैं तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। लेकिन कुछ और भी पॉइंट्स हमको याद रखना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम लोग स्केलर क्वांटिटी के लिए बात करते हैं, देन स्केलर क्वांटिटीज कैन बी ओनली बीन रिप्रेजेंटेड एज एन पॉजिटिव वैल्यू। सिर्फ हम लोग इसको अर्थमेटिक कैलकुलेशन में पॉजिटिव फॉर्म में ही दिखा सकते हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी के लिए, तब वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, इवन दो ये जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है। फिर जब हम लोग बात करते हैं स्केलर क्वांटिटीज के लिए, दे आर कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स। अगर पूरे यूनिवर्स में देखते हैं तो इनकी पोजीशन जो होती है, इनका जो वैल्यू जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इट इज नॉट लाइक दैट इट विल चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और इट विल चेंज विद द फैक्टर्स, इट इज नॉट लाइक दैट। बट द वेक्टर क्वांटिटी, जब वेक्टर क्वांटिटी के लिए देखते हैं तो इट डू यूज टू चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें हो सकती हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग आगे जाकर इसको डिस्कस करेंगे एज मास एंड वेट के बारे में। तो जब मास के लिए बात करते हैं तो देन मास इज अ स्केलर क्वांटिटी which is constant throughout the universe. But जब हम लोग weight के लिए बात करेंगे, then that weight is a vector quantity and weight used to change from place to place. So that is also a very important thing. Mass can't be zero. Mass can't be represented negative, but weight can be zero. Okay, so you have to understand this thing. So when we do use to classify the scalar quantity and vector quantity, then primarily we used to say this thing that any kind of physical quantity which has only the magnitude, that is a scalar quantity, and vector quantity is that kind of quantity which is having magnitude along with direction. But there are some more things which you need to remember, such as I just now said, that a scalar quantity can be in positive only, but the vector quantity can be positive, negative, or zero. Scalar quantities remain constant throughout the universe, whereas vector quantity used to change from place to place. So there are various examples by which we do use to understand the scalar and vector quantities. So here are some list of the components which can be classified as a scalar and a vector quantity, such as distance, speed, mass, energy, density, power, length, area, volume, time, temperature, and work. They all are scalar quantity. Whereas when we go for the calculation of displacement, velocity, weight, acceleration, force, impulse, pressure,
moment, gravity, drag, all these things are called to be the vector quantity. So you need to remember all these things, that whenever these quantities will be placed at a particular point, then you have to go along with that one. Okay. So I hope that you have understood this thing. Now, there are some more things which we have to understand under the condition of vector. Now, as you all haven't studied the vector yet, vector is a phenomena which you have to study in maths also. So there you will understand the different kinds of vectors, such as vector of position and vector of displacement, the equality of vector. So all these things we will study in our higher classes. So here I had kept this thing just for your information. We will discuss all these things in our higher class. Otherwise, you will get confused with all the things. Okay. So now the main topic which we have to start in this chapter, that is rest and motion. तो हम लोगों को यहाँ पे समझना जो मेनली है वो है रेस्ट और मोशन। कब किसी बॉडी को हम रेस्ट में कहते हैं, कब किसी बॉडी को मोशन में कहते हैं, क्यों किसी बॉडी को रेस्ट में या मोशन में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या कैसे किसी बॉडी को रेस्ट में कहेंगे या उसी समय उस बॉडी को मोशन में भी कह सकते हैं, इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये टॉपिक तुम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, तुम लोगों ने छोटे क्लासेस में भी इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। जूनियर क्लासेस में रेस्ट एंड मोशन स्टार्ट हो जाता है अप्रोक्सीमेट क्लास 3 और 4 से ही, लेकिन यहाँ पर हम लोग कुछ और भी डिस्कस करेंगे। तो ऐसा नहीं है क्लास 3 और 4 को ही समझना है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ हमको डिस्कस करना है। सो स्टार्ट करते हैं सिंपल तरीके से कि रेस्ट किसको कहते हैं, मोशन किसको कहते हैं। तो देखो, प्राइमरली जब हम लोग रेस्ट या मोशन के लिए देखते हैं तो बेसिकली कहा जाता है कि इफ अ बॉडी डजंट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, देन इट इज सेड टू बी इन रेस्ट। अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है for a period of time with respect to its surrounding, then it is called to be in rest. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टेबल पर एक बुक रखी हुई है, ठीक है, और हम एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। Now that period of time can be anything. It can be for 2 seconds, it can be for 5 seconds, it can be 20 seconds, it can be 2 minutes, any kind of time frame we can choose over there according to our convenience or according to our choice. अब उस टाइम फ्रेम के अंदर अगर वो बॉडी अपना पोजीशन नहीं चेंज करती है, नाउ व्हाट डू वी मीन बाय पोजीशन? व्हेन वी डू यूज टू से द पोजीशन, देन वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आर आइडेंटिफाइंग द एजेस ऑफ द बॉडी विथ रेफरेंस टू द थिंग्स व्हिच इज प्रेजेंट अराउंड इट। इसके आसपास की चीजों के साथ इसके पॉइंट ऑफ रेफरेंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ये सारे के सारे पॉइंट्स एज यूजुअल वहीं पे बने रह जाते हैं, वो अगर अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तब हम लोग उसको कहेंगे कि द बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। सो वंस अगेन आई एम सेइंग दिस थिंग, that if a body doesn't changes its position with reference to the things around it for a period of time, then that body is said to be in rest. Now very importantly what I'm saying, reference to the things surrounding it, इस चीज को याद रखना, क्योंकि इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन में भी। So, जब हम लोग मोशन में बात करते हैं, कोई बॉडी मोशन में है या किसी बॉडी को मोशन में कहना है, so how can I say that the body is in motion, or when do I can say that the body is motion? So I can say that body is in motion in a specific time period, and what would be that time? So if the body changes its position with respect to its surrounding in the given time period, then that would be said to be in motion. अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज करता है with reference to time, then that body is said to be in motion. अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है समय के साथ साथ, तब हम लोग उसको क्या कहेंगे कि वो बॉडी मोशन में है। सो समय यानी टाइम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और साथ ही साथ पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बेसिस पर हम किसी बॉडी को मोशन या रेस्ट में कह सकते हैं। नाउ व्हाट वी मीन बाय द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, और व्हाट आई वांट टू मीन बाय रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, पॉइंट ऑफ रेफरेंस या सराउंडिंग, इसका मतलब क्या होता है? तो इसको बड़े सिंपल तरीके से समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेके देखते हैं। यस अक्षर, डू यू वांट टू से समथिंग? Yes, sir. I wanted to ask, sir, what are you doing now? Like which chapter you are? Right now, I'm going for the chapter 2 revision. There was some queries related to that chapter, so I'm going for that chapter's revision. Okay. Okay, sir.
Okay. So as I was saying that अगर हमको पॉइंट ऑफ रेफरेंस या फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आइडेंटिफाई करना है या सराउंडिंग को आइडेंटिफाई करना है, तो इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं या कैसे देख सकते हैं? तो देखो, इसको एक सिंपल एग्जांपल से देखते हैं. से एज फॉर एग्जांपल, यू एंड योर फ्रेंड और यू और योर ब्रदर और सिस्टर इज ट्रैवलिंग, ओके, and you are traveling by a bus or a car or a train, okay, so by whatever kind of mean you are traveling over there, okay. So say as this is the bus, okay, and you and your friend or you or your brother or sister or your father or mother, whoever is there, that you are traveling with them. Now, you and your companion or your partner is sitting next to each other on the seat. Okay. Now, the bus is moving or the car is moving. So, while the bus or the car is moving from the outer surrounding, you are continuously changing your position. So, if someone is standing outside, then in the reference to that person, as the car is in motion or the bus is in motion or the train is in the motion, you are also in motion, you are also moving over there, okay. But at the very same time, the person who is next to you, both of you are sitting together and both of you are not changing your position to each other even though the car or the bus is moving. So for you both, you are in the state of rest. But when you are comparing yourself from the outside or from the surrounding which is present outside of that bus or the car or the train, you are in motion. So that is the point of reference or that is the frame of reference. जब हम लोग reference के लिए बात करते हैं, जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए बात करते हैं, तो हमको ये समझने की जरूरत है कि हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं. तो से आज हम अपने किसी फ्रेंड के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, हम बस में बैठे हुए हैं या ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो ये बस या ट्रेन जब चल रही है तो बाहर से अगर कोई देखता है तो हमको ये दिखेगा कि ये बस चल रही है, ये मोशन में है, क्योंकि ये टाइम फ्रेम के साथ साथ ये पोजीशन चेंज कर रही है फॉर अ टाइम फ्रेम. अगर अगर एक समय के लिए कोई इसको ऑब्जर्व कर रहा है तो देखेगा कि हाँ चलो ये तो मोशन कर रहा है, ये तो पोजीशन चेंज कर रहा है, तो ये तो मोशन में है. तो अगर ये मोशन में है तो हम भी उसके रेफरेंस में मोशन में है, ठीक है. लेकिन जब हम खुद के लिए बात करेंगे तो जो मेरे नेक्स्ट नेक्स्ट सीट में बैठा हुआ है, हम दोनों तो एक दूसरे के साथ में तो रेस्ट में है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के साथ तो पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ रेस्ट में है. लेकिन वहीं पे अगर हम खुद को बाहर के किसी चीज के साथ कंपेयर करते हैं तो हम तो अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो हम बाहर के किसी की चीज के साथ मोशन में है. तो इस चीज को हमको समझने की जरूरत है कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस या रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स, इसका मतलब क्या होता है, हम किस चीज के साथ कंपेयर कर रहे हैं, उसके बेसिस पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम मोशन में है या रेस्ट में है. So we can be in the state of rest or we can be in the state of motion when we do used to compare the thing or compare ourselves with the component by which we need to change the position. And with that one, when we do used to study, then at the same time, we can be in the state of rest as well as we can be in the state of motion. तो हम एक ही समय में motion में भी हो सकते हैं और एक ही समय में rest में भी हो सकते हैं. Yes. Who is that? Akanksha. Yes, please. Any problem? Sir, yes, sir. Sir, how can we define reference point? Reference point, we can say that when a body is moving or when the body is at a particular place, then the thing which is around it, the thing which is present next to it or around it, by which I want to make the comparison. The main thing which we have to understand for the state of rest or motion, I have to compare the position. So the thing, whatever, say as for example, right now, suppose you are sitting on a table, okay, with a table. There is a table and there is chair, and you are sitting on the chair, and on your table there is the physics book is there, a pen or pencil is there, say as a table lamp is there over there, and you have your desktop or laptop or mobile, whatever device you are here, okay.
Now, if you want to compare this pen, okay, so you have to compare the position of this pen with the reference to the lamp, with the reference to the laptop, with the reference to the book, with the reference to the pencil next to it. So if for a period of time, say as for example, for next 5 seconds, you had observed it, and you found that your pen is not changing the position, or your pencil is not changing the position, so you will say that the pen is in the state of rest. But suppose, for example, the pen or the pencil has just moved from that particular point. So suppose, for example, this pen had moved its position, so it had turned from that. So as it had turned, you can say that easily that the pen had moved away from the pencil. It came closer to the book. Okay, so the position has been changed. So reference is the component which is around it, from where I can get the comparison of the position. With that one, I can identify that where the object had moved. So that would be called to be as the reference point or point of reference. So you can define it as in this way, that the component or the thing which are present around the object, with whose comparison we can identify the change in position of any object. Okay, is it clear? Yes, sir. Okay, so that was the point of reference. तो हमको लगता है तुम लोगों को अब समझ में आ गया है कि मोशन और रेस्ट को, कंडीशन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो किसी पॉइंट के रेस्ट या किसी पॉइंट से मोशन को इस तरह से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अब हम लोग मोशन में ही थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, जहां पर जो हम लोगों का चैप्टर का टॉपिक भी था, मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, तो एक डायमेंशन में मोशन कैसे होता है, या वन डायमेंशनल मोशन किसको कहते हैं हम लोग। तो बेसिकली देखो, जब हम लोग मोशन के लिए बात कर रहे हैं, तो अभी अभी हम लोग डिस्कस किए कि इफ द बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेफरेंस टू टाइम एंड टू इट्स सराउंडिंग, देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। नाउ इफ द बॉडी इज ट्रैवलिंग ओनली इन अ सिंगल डायरेक्शन, अगर कोई बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, सपोज फॉर एग्जांपल एक कार है और वो स्ट्रेट रोड पर चलती चली जा रही है, या तुम खुद एक सीधे रास्ते पे चलते चले जा रहे हो, तो इस तरह के कंडीशन में हम लोग वहां पर क्या कहते हैं, दैट इज द मोशन ऑफ वन डायमेंशन। सो देयर कैन बी मोशन इन 2 डायमेंशंस, 3 डायमेंशंस, सो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। अलग अलग सिचुएशन में हम लोग अलग अलग तरह के डायमेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी जो हम लोगों को डिस्कस करना है, या इस चैप्टर में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको हम लोग समझेंगे पहले वन डायमेंशन को। पहले हम लोग वन डायमेंशन को समझ जाएंगे, तब फिर हम लोग आगे के क्लासेस में 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशनल मोशन को भी हम लोग समझ सकते हैं। तो जब हम लोग वन डायमेंशनल मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो जैसा कि अभी बताया कि एक स्ट्रेट पाथ पे आइदर यू गो फॉरवर्ड और you can go in the backward direction. So in both the condition, you will be considering to have one dimensional motion. So normally when we are doing any kind of motion through any kind of vehicle, such as you are traveling by bus or car or train, then you used to go in a straight path. Now it is not necessary that completely you will go in a straight path, but you travel, or you just try to move in a particular straight path. So that is condition, or that is the situation of वन डायमेंशनल मोशन। तो उसको हम लोग वन डायमेंशनल मोशन के रूप में समझते हैं या जानने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में इसी को डिस्कस करेंगे और समझेंगे। अब जब हम लोग वन डायमेंशनल मोशन को समझ रहे हैं, तो मोशन को डिनोट करने के लिए या मोशन के सिचुएशन को दिखाने के लिए हम लोगों के पास 2 टर्म होती है, जिसको हम लोग दिखाते हैं एज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी देखो, जब हम मोशन के लिए बता रहे थे, तो हम ये बताए थे कि कोई बॉडी अगर अपना पोजीशन चेंज करता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड टू इट्स सराउंडिंग, तब उसको हम लोग मोशन में कहेंगे। तो अब देखो, अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज करेगा, देन ऑब्वियस थिंग इज दैट द बॉडी हैड ट्रैवल्ड सम प्लेस। ओके, वो कोई डिस्टेंस गया होगा या कोई डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सी, व्हेनेवर एनी बॉडी इज इन मोशन, जब भी कोई बॉडी मोशन में होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाएगा। ठीक है, से एज फॉर एग्जांपल तुम अपने घर से निकलकर स्कूल गए, या तुम अपने घर से निकलकर अपने फ्रेंड के किसी घर के में गए हो। ठीक है, तो तुमने अपना पोजीशन चेंज किया। ठीक है,
तो जो तुम्हारा पहले का पोजीशन था दैट इज कॉल्ड टू बी एज इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन कहलाएगा ये। तुम जहां पर पहुंचे ये क्या कहलाएगा, इट इज द फाइनल पोजीशन, ये क्या कहलाएगा, फाइनल पोजीशन कहलाएगा। तो तुमने यहां से स्टार्ट किया और तुम इस पॉइंट पर पहुंच गए। अब यहां पर डिस्टेंस का कंडीशन आता है। व्हाट इज डिस्टेंस, द टोटल लेंथ कवर्ड बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। तुम जहां से स्टार्ट हुए हो और जहां तक गए हो उसके लिए जो तुमने पूरे लेंथ को कवर किया, वो पूरे लेंथ का जो कैलकुलेशन होगा या पूरे लेंथ का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कहलाएगा डिस्टेंस ट्रैवल। सो वंस अगेन, द टोटल लेंथ कवर्ड बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रैवल। तो अब इसमें कोई डायरेक्शन की कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम जब अपने घर से निकले, से या अपने स्कूल जाने के लिए निकले, तो तुम यहां से यहां तक एक डायरेक्शन में गए, फिर तुमने एक टर्न लिया, फिर स्ट्रेट पाथ पे चलते गए, फिर एक टर्न लिए, फिर स्ट्रेट पाथ पे चलते गए, फिर एक टर्न लिए, फिर स्ट्रेट पाथ पे चलते हुए तुम अपने स्कूल पहुंच गए या अपने फ्रेंड के घर पहुंच गए। तो इसमें तुमने कई सारे टर्न्स लिए हैं, तो वहां पे कोई फिक्स डायरेक्शन तो है नहीं। तो इस कंडीशन में ये बनता है मेरा डिस्टेंस, एंड दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज देयर इज नो एनी डायरेक्शन, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होता नहीं है, ठीक है। बट देयर विल बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो यहां पर एक पॉजिटिव वैल्यू होगा। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हम जीरो डिस्टेंस कवर किए हैं। अगर हम जीरो डिस्टेंस कवर किए हैं देन आई हैड नॉट मेड मोशन, आई वॉज इन रेस्ट, हम वहां पे रेस्ट में रहेंगे, ठीक है। Displacement can be zero. Now, what is displacement then? Then displacement is the shortest length between the initial and the final point. And always remember the shortest length used to be the straight line. जो shortest distance होता है या जो shortest gap होता है वो straight line होता है. So you can understand it in different forms, such as for example, अगर हम एक condition बताते हैं, suppose तुम यहां से start कर रहे हो, ठीक है, say as this is your home and from here you are starting your motion. तुम अगर यहां से अपना मोशन स्टार्ट कर रहे हो तो से एज फॉर एग्जांपल तुम यहां से 5 मीटर्स इधर गए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, कोई जरूरी नहीं कि कोई एक फिक्स डायरेक्शन में ही जाओ, तुम उसमें अलग अलग डायरेक्शन में जा सकते हो। फिर तुमने यहां पर गया तो यहां पर भी एक डायरेक्शन में गए, ठीक है। सो ये यहाँ पर आ गया। फिर तुमने क्या किया, तुम फिर यहाँ से एक टर्न लेते हुए या फिर एक कर्व लेते हुए तुम यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ तक आए। फिर तुमने क्या किया, तुमने फिर से यहाँ से स्टार्ट किया अपना मोशन और फिर तुम अपने फाइनल डेस्टिनेशन यहाँ पर पहुंच गए आके। सो दिस इज द होल पाथ विच यू हैड कवर्ड ओवर। तो यहाँ पे पूरा तुमने कवर किया हुआ है। अब यहाँ पर अगर से एज फॉर एग्जांपल तुमने 5 किलोमीटर ट्रैवल किया, यहाँ पे 5 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर तुमने यहाँ पर से एज 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, से एज यहाँ पे तुमने 15 किलोमीटर ट्रैवल किया और फिर तुमने यहाँ पर से एज 2 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं टोटल डिस्टेंस जो तुमने डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है यहाँ पर, सो दैट इज the total length which you had covered. So that is 5 plus 10 plus 15 plus 2. So that is going to be as how much? 20, 30, 32 kilometers. So that is 32 kilometers. But if I ask you that what is the minimum length which is between this one? So that will be the straight path. ये हमेशा ये straight path होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो straight path निकल कर आएगा, by which you can be able to identify the total length or the shortest length over here. यहाँ पर ये shortest length है, ठीक है। अगर सपोज इस तरह का कोई न्यूमेरिकल तुम्हारे पास आ रहा है जहां पे तुमको सॉल्व करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो प्लीज तुम लोग फिगर बनाओगे, ठीक है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम एक सिचुएशन देते हैं, सपोज तुम अपने घर में हो, ये तुम्हारा घर है, ठीक है। यहां से हमको क्वेश्चन बोला गया है कि सपोज you had moved towards east for 10 kilometers. तो 10 किलोमीटर्स तुमने यहाँ पर ट्रैवल किया। अब देखो 10 किलोमीटर्स का तो लाइन हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर एक assumption कर लेंगे। सपोज फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और हम इसके लिए रिप्रेजेंट करके दिखाना चाह रहे हैं। तो अगर हमको ये दिखाने के लिए बोला गया कि टुवर्ड्स ईस्ट हम ट्रैवल किए हैं 10 किलोमीटर्स, सो हम एक 10 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। फिर हमको बोला गया कि देन आई टुक अ लेफ्ट टर्न
and gone for say as 5 kilometers, ठीक है? तो 5 किलोमीटर लेफ्ट टर्न लेकर हम 5 किलोमीटर जाएंगे, तो से दिस साइड यहां तक हम ट्रेवल किए, सो दिस इज माय 5 किलोमीटर, मींस 5 सेंटीमीटर का लाइन हो जाएगा. नेक्स्ट अगेन इट सेज दैट यू ट्रैवल टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है? ईस्ट ट्रैवल कर रहे हो फॉर नेक्स्ट 10 किलोमीटर, तुम फिर 10 किलोमीटर और जा रहे हो. सो व्हाट आई विल गो फॉर, आई विल गो फॉर 10 सेंटीमीटर मोर लाइन. सो ईस्ट मेरा इधर होगा. आई होप दैट यू ऑल रिमेंबर द कार्डिनल डायरेक्शंस. सो कार्डिनल डायरेक्शंस के बेसिस पर यहाँ पर हम लोग इसको दिखा सकते हैं. सो आई विल ड्रॉ 10 सेंटीमीटर लाइन. So if it has been asked that what is the total distance which you had covered, so that is going to be 10 kilometers, then 5 kilometers, and then again 10 kilometers. So it is the total length which I had covered, that is 25 kilometers. But if it is asking that what is the displacement, displacement क्या होगा यहाँ पे? तो देखो displacement हम लोगों ने अभी भी समझा है, it is the shortest length between the initial and final point. So here I had started and here I had ended. So this is my initial. So over here we can understand that this is my initial position, this is my initial position, and this is my final position. So this is my final position. So इन दोनों के बीच का जो लेंथ है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? एज द डिस्प्लेसमेंट. अब इसको डिस्प्लेसमेंट को हमको मेजर करना है, तो कैसे मेजर करेंगे? तो तुमने जब ये फिगर बना लिया, तो तुम क्या करो, अपने स्केल से, नॉर्मल जो तुम लोग रूलर स्केल यूज करते हो, उस स्केल से इस लाइन की लेंथ मेजर कर लो. से अगर हम यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं ए बी सी एंड डी, तो तुम यहाँ पर एडी का लेंथ मेजर कर लो, एडी का लेंथ मेजर कर लो. सपोज दैट फॉर एग्जांपल, ठीक है, हम मान के चलते हैं कि ये 15 सेंटीमीटर का एक लाइन आ रहा है, ठीक है? नाउ हम लोगों ने पहले अजम्पशन क्या किया हुआ था? 1 सेंटीमीटर एज 1 किलोमीटर. हमने 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर का एज्यूम किया हुआ था. So लिखेंगे as 1 centimeter is equals to 1 kilometer, therefore 15 centimeter is equals to 15 kilometer. So what is the displacement which you had made over there? That is 15 kilometer. It will be always less than to the distance. जो distance होगा उससे तो ये छोटा ही हो, ठीक है? Because when we go for the distance, then there is no fixed direction. But when we go for displacement, then there is a fixed direction. Hence, the displacement is a vector quantity. Displacement क्या हो जाता है? एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है. अच्छा, जैसे हम लोग स्टार्टिंग में कर रहे थे कि वेक्टर क्वांटिटी तो पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, तो क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? क्योंकि वो तो वेक्टर क्वांटिटी है. यस, वो जीरो हो सकता है. से एज फॉर एग्जांपल, अगर तुम इसी रास्ते में वापस रिटर्न आ गए, तुम जिस रास्ते गए थे कि A to B गए थे, फिर B to C गए थे, फिर C to D गए थे, से यस तुम इसी रास्ते पे वापस आ गए, तुम क्या कर रहे हो? तुम D to C रिटर्न आए, फिर C to B रिटर्न आए, और फिर B to A रिटर्न आए, तब तुम्हारा टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तब तुम्हारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 25 किलोमीटर प्लस 25 किलोमीटर, देन दैट इज 50 किलोमीटर. टोटल वहां पे 50 किलोमीटर तुमने डिस्टेंस ट्रेवल किया. लेकिन डिस्प्लेसमेंट तब क्या कहेंगे? तब वहां पर एडी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, बिकॉज दिस पॉइंट विल बी ओनली योर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. यही पॉइंट तुम्हारा इनिशियल और यही पॉइंट तुम्हारा फाइनल हो जाएगा. तो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन तो कुछ होगा ही नहीं वहां पर. सो डिस्प्लेसमेंट विल बिकम जीरो. So if you are returning back to your previous position, or you had returned back to your initial position, then the distance will be calculated, but displacement will be zero. So please remember, whenever we do used to have motion, जब भी हम लोग मोशन करेंगे, तो हम लोग डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पर कैलकुलेट कर सकते हैं the length which we are covering. So the total length which we are covering from the initial point to the final point, that will be considered as the distance travel. But the shortest length, or the length between the initial and the final point, which we do use to represent as the straight line, or the straight line between the initial and final point, that is called to be the displacement. So distance is a scalar quantity, hence it can be positive, negative, so it can be only positive. But when we come for the displacement, then we can say that it is a vector quantity, hence it can be positive, it can be negative, or it can be zero also. Now, interesting thing is that, as I just now said, displacement can be negative also. How can we can say that displacement can be negative? So say as for example, this is the point where you had started your motion. Okay, so suppose
you had moved towards north by 5 meter. Okay, you had gone 5 meter over here. So this is the forward direction. So you can say that, okay, my displacement is here as 5 meter. Now, if I say that you return back by 7 meter, okay, you are coming back by 7 meter. So what will happen over here? So तुमने 7 मीटर यहाँ पे, तुम 5 मीटर ऊपर नॉर्थ साइड में गए थे, तुम 5 मीटर्स नॉर्थ गए थे, ठीक है। फिर तुम क्या किए, तुम 7 मीटर टुवर्ड्स साउथ आ गए। तो देखो, अपने पोजीशन से, जो तुम्हारा पोजीशन था, पहले तो तुम वहां पर पॉजिटिव में गए, पॉजिटिव में 5 मीटर्स का मूवमेंट किए थे, लेकिन फिर तुम जब पीछे आने लगे तो ये 5 मीटर्स तो यहाँ पे कवर हो गया, उसके आगे चले गए इधर, तो और पीछे चले गए ना। देन यू हैव मेड अ डिस्प्लेसमेंट ओवर देयर एंड डिस्प्लेसमेंट वुड बी -2 मीटर। यहाँ पे तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, -2 मीटर। ना व्हाई इट इज -2 मीटर एंड व्हाई इट इज नॉट +2 मीटर, क्यों ना हम इसको प्लस में दिखाते हैं। तो देखो, ये तुम्हारे पोजीशन से कंपेयर किया जा रहा है। तुम पोजीशन से 5 मीटर आगे गए थे, जब वापस तुम रिटर्न आ रहे हो तो 5 मीटर तक तो पॉजिटिव में चले आए, लेकिन उससे भी तुम पीछे चले गए, तुम 2 मीटर उससे पीछे चले गए, देन दैट इज रिप्रेजेंटेड एज नेगेटिव। So when we can show the displacement, it can be positive, negative, or zero. Hence, we do used to say that the displacement is a vector quantity. And the very more important thing is that whenever we do use to represent for the displacement, we have to represent the direction. Direction is very, very important. Without direction, we will never represent the displacement. So displacement जहां पर भी होगा, वहां पर हम लोग direction जरूर देंगे। So I hope that you all had understood till this topic, distance और displacement के टॉपिक तक समझ में आ गया होगा। हम लोग कल के क्लास में स्टार्ट करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। आज का हम लोग का टाइम यहीं पे एंड हो रहा है। हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे इसी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के साथ स्पीड का क्या रिलेशन है। हम लोग इसको समझेंगे एज रेट ऑफ मोशन। सो स्पीड एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड टू बी द